चैनल सिविल क्लब में आप सभी का स्वागत है। और मैं आई होप कि आप लोग सब लोग तैयारी कर रहे होंगे जूनियर असिस्टेंट का। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अब तो अभी तक हम लोग जूनियर असिस्टेंट के 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं पुराने, तो वो यहाँ से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उस पुरानी वीडियो के प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो चलिए समय नहीं गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारा हिंदी वाला है, तो आप लोग इस हिंदी वाले पार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। इस बुक में 15 है, फिर हम लोग नेक्स्ट बुक को कैरी करेंगे और फिर नेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पावन पावन का संधि विच्छेद क्या हो सकता है। पावन पावन का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखो, एक होता है पवन, एक होता है पावन, एक होता है पवन, एक होता है पावन। पावन का संधि विच्छेद पोधन अन होता है। क्या धन होता है? पोधन अन। और पावन बड़ा आ हो गया तो पाव हो जाता है पौधन अन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पौधन अन। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विपता धन जाला विपच्च जाल विपत जाला विपत जाल, ठीक है। विपत जाल की कौन सी संधि है? तो विपत जाल में कौन सी संधि आएगी? आपको इसका उत्तर देना है। देखिए, इसमें कहीं भी आपको कहीं भी स्वर चीज नहीं दिख रही होगी, मतलब ना आ दिख रहा है ना ई दिख रहा है। यहाँ पे ता है आधा और प्लस जा है, तो यहाँ से जो मिलके बनेगा वो किस प्रकार की संधि बन रही है हमारे अकॉर्डिंग? यहाँ पे व्यंजन संधि बन रही है। तो सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। यथोचित का संधि विच्छेद करिए। यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? यथोधन अचित होगा, यथाधन उचित होगा, यथाधन उचित होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यथाधन उचित। क्या हो जाएगा? यथाधन उचित। आ उ मिलके ओ बन गए, आ उ मिलके क्या बन गए? ए बन गए, ठीक है। तो यहाँ यथोचित हो जाएगा, सॉरी ओ बन गए तो यथोचित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यशोदा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो यशोदा में जो प्रयुक्त हो रहा है ये विसर्ग संधि है। यश धन सदा, ठीक है, यशोधन सदा। तो विसर्ग संधि जनरली यूज होती है। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यश धन यश विसर्ग और दा, विसर्ग यश धन दा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यश धन दा। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण वाक्य है? त्रुटिपूर्ण वाक्य के बारे में बातचीत की जाए तो इसका जो त्रुटिपूर्ण वाक्य होगा, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम नहीं पढ़ना, गलत है। सही, मतलब त्रुटिपूर्ण क्या? सही है। जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। तो यहाँ पे एक त्रुटिपूर्ण है, तक 2 बार है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपका अनसीन पैसेज दिए, चलिए साथ में पढ़ते हैं। आप लोग पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। आरंभ में मानवतावाद का शोषण और बंधन से मुक्त करने के लिए महान उदार आदर्शों से संचालित हुआ था। तत्व चिंतकों और साहित्य मनीषियों के मन में इस आदर्श के रूप में बहुत ही उदार था, पर व्यवहार में मनुष्य की उदारता केवल एक ही राष्ट्र के मनुष्यों की मुक्ति और सीमित होकर रह गई है। धीरे धीरे राष्ट्रीयता मानव देवी का जन्म हुआ। यह एक हद तक प्रगतिशील विचारों की ही उपज थी। हमारे देश में भी नए जीवन साहित्य के स्पर्श से नवीन जीवन आदर्श जाग पड़े। मानवता भी आया है, दलितों, अधपतितों और अपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया है, साथ ही साथ राष्ट्रीयता की भी आई है। पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय भावना के बहुल प्रचार के एक राष्ट्र के भीतर सुविधा योगी और सुविधा के जुटाने वाले 2 वर्गों का व्यवधान को बढ़ाने में सहायता पहुंची है। जिन लोगों के पास संपत्ति है और जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनका अंतर भयंकर होता गया। एक तरफ तो विषमता बढ़ती गई है और दूसरी तरफ राष्ट्रीयता और देवी युवावस्था की दहेली पर पहुंचकर ऐसी ईर्षालु रमणी साबित हुई है जो सारे परिवार को ही ले डूबती है। इन विकृत विचारों को ठाए ठाए 2 महायुद्धों के भूपृष्ठ पर उतार दिया है। इस प्रकार मनुष्यता की महिमा भी विकृत रूप से भयंकर हो उठी है। तो चलिए, ये था हमारा पैसेज जिसे हमने पढ़ा है। चलिए इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, क्या होगा? मानवता के उदय के प्रेरणा का स्रोत क्या है? मानवता के शोषण और बंधन से मुक्त, मानवता के लिए सुविधाएं जुटाना, मानव अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो यहाँ पे हमने बात की है शोषण और बंधन से मुक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का ए पार्ट।
राष्ट्रीयता का जन्म कैसे होता है? राष्ट्रीयता का जन्म होता है आपका जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया। जब क्या हो जाए? मानवता में सीमित हो जाए। नेक्स्ट में संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला? संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम निकला मानवता धनी निर्धन दोनों वर्गों में बंट गया। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का क्या कह रहा है कि मनुष्यता की महिमा किन किन कारणों से विकृत हो उठी है? तो मनुष्यता की जो महिमा है किन किन कारणों से हो चुकी है? संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणामतः महायुद्ध के कारण। ठीक है, तो 9 का भी आपका ए पार्ट हो जाएगा। 10 का चेक करते हैं। उपयुक्त गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक बताइए क्या हो सकता है? इसका जो राइट शीर्षक होगा, मानवता राष्ट्रीय भावना है, राष्ट्रीय भावना के विविध रूप है, मानवता की राष्ट्रीय ओर है, राष्ट्रीयता से मानवता की ओर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट होने वाला है, मानवता से राष्ट्रीयता की ओर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मैंने बताया था जो पुराना शब्द होता है, पुराने शब्द को तत्सम बोलते हैं। तो बताओ, पंख, पारा, पवन, पकवान, इसमें जो पुराना है तो आपका पवन। पवन मतलब अभी हम लोग यूज करते हैं हवा। ठीक है, इसी प्रकार पंख, पंख का क्या होता है? पक्ष, पक्ष क्या होता है? इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। पारा की बात करें तो पारा का पारद होता है, क्या होता है? तत्सम शब्द पारद हो जाता है। पकवान, पकवान की बात करें, पकवान, पकवान, पहले ऐसे लिखते थे पकवान, पकवान। ठीक है, तो ये इसका हो गया था सब। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। करपट, करपट का तद्भव, तद्भव का मतलब नया, नया वर्ड। करपट का मतलब क्या होता है? कपूर होगा, क्या होगा? चलिए बताइए इसमें। तो करपट का क्या हो सकता है? कपट होगा, कारपेट होगा, कपूर होगा, कपड़ा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, करपट का माने कपड़ा होता है। करपट का माने कपड़ा होता है। निम्नलिखित संदर्भ में तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शुद्ध हो जाए, मतलब तद्भव माने नया, तत्सम माने पुराना। मतलब नया पुराना का बताओ, नया क्या होगा? आज, आर्ची, आच, ग्रह, घर, ग्रह, सांचा, संचक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घर, घर नया होता है, ग्रह उसका पुराना वर्ड है। उसके बाद कह रहा है अभिमानी का विलोम क्या होता है? अभिमानी का स्वाभिमानी होता है, साहसी होता है, निराभिमानी होता है, क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा निराभिमानी के साथ जाएगा कि अभिमानी का विलोम क्या होता है? निराभिमानी। आसक्त का विलोम क्या होता है? निसक्त होता है, अनुरक्त होता है, विरक्त होता है, संसक्ति होता है या विभक्ति होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका विरक्त। आसक्त का विरक्त, विरक्त इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आसक्त। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या है? गगनचुंबी, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध शब्द क्या हो सकता है आपका? तलस्पर्शी। क्या हो सकता है? तलस्पर्शी। विलोम बताना, गगनचुंबी का मतलब आसमान को छूने वाला, तो उसका अपोजिट क्या होगा? तल को छूने वाला। ठीक है, इस तरह। चलिए उसका नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। गौरव, गौरव का विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द ही एक प्रकार से बताना है। तो बताओ 17 का क्या हो जाएगा? गौरव का होता है लाघव, गौरव का मतलब लाघव। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनो। अब चेक करना है कि कौन सी लोकोक्ति है। अंधे की लकड़ी 9 2 11 हो जाना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। इसमें से जो राइट आंसर होगा आपका डी पार्ट। डी पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अधजल गगरी छलकत जाए ये आपके लोकोक्ति के अंतर्गत आते हैं। बाकी सब मुहावरे, अंधे की लकड़ी, गले पड़ना, 9 2 11 हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है आपसे? आँच न आने देना। आँच न आने देना का मतलब आग से दूर रखना, जरा भी कष्ट ना आने देना, गर्मी ना आने देना, बहुत कष्ट होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा जरा भी कष्ट ना आने देना। आँच ना आने देना मतलब बहुत संभाल की चीज़ों को रखना, बहुत सामान से वस्तुओं को वगैरह को रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जिन बूढ़ा तिन पाइया गहरे पानी पैठ लोकोक्ति का अर्थ क्या हो सकता है? जिन बूढ़ा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, इसके जो लोकोक्ति का जो शुद्ध अर्थ होगा वो होगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अमृत का पर्यायवाची, हम लोगों ने लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में भी अमृत का पर्यायवाची के बारे में बात की थी, जिसका पीयूष होता है। पीयूष क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची हो जाता है आपका। उसके बाद आविर्भाव, आविर्भाव का पर्यायवाची होगा, क्या होगा? विकास होगा, जन्म होगा, निर्माण होगा, उद्भव होगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उद्भव। आविर्भाव का क्या होता है? पर्यायवाची। उद्भव होता है। निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है, मतलब पर्याय नहीं है या पर्यायवाची नहीं। केतु का कौन सा पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं है? केतु झंडा, पटाखा, निशान सब होता है, ग्रह नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बीती भिवावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं उपमेय उपमान वाला सिस्टम बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? रूपक अलंकार हो जाएगा। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, इस वाले लाइन के लिए जो अलंकार है वो प्रतीक अलंकार आता है।
आप लोग इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा बेटा। अलंकार जो आएंगे इसमें काफ़ी अच्छे लेवल में आएंगे, तो अलंकार आप लोग को हर प्रकार से शब्द और अर्थ अलंकार के जितने भी टाइप के भेद होते हैं सबको आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं किन शब्दों का वचन की पहचान नहीं होती, किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वाले शब्दों की पहचान करना मुश्किल होता है। वचन बदलिए, भाला, भाला का क्या होगा बहुवचन, मतलब भाला एक वचन है तो बहुवचन बताना क्या होगा, तो भाला का जो बहुवचन होगा क्या होगा, भाले होंगे। स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा, स्त्रियां हो जाएंगे। स्त्रियां कहाँ पे हैं, बी पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। प्रतिदिन में समास है, बताइए। सबसे पहला ऑप्शन अव्यय भाई ये चलता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिसमें पहला पद प्रधान होता है, प्रति और दिन, ठीक है, उत्तर प्रधान होता है, तो अव्यय भाई समास हो जाता है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या बोलते हैं भैया बता दो, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, बहुब्रीहि समास होते हैं जिसमें अर्थ किसी तीसरे का लगता है। द्विगु समास जो संख्यावाची होते हैं। द्वंद्व समास जिनमें दो दो वर्ड दिन रात टाइप आ जाते हैं। कर्मधारा है आपका जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट हिंदी के हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही समान बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे हैं। उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहले और दूसरे शब्द से रखता है। ठीक है, तो इसका जो क्या प्रसन्नता का मतलब होता है दुख, और वैश्मन का मतलब क्या होता है, तो वैश्मन का मतलब होता है समरसता। मतलब देखो अपोज, वैश्मन का मतलब होता है समरसता, प्रसन्न का मतलब दुख है, तो वैश्मन का मतलब समरसता हो गया। नीचे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कहता है नीचे दी गई वेन आकृति में कुल 500 परीक्षार्थियों में से 3 विषयों की विशेषताएं सम्मान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को दर्शाया गया। बताइए कितने प्रतिशत परीक्षार्थियों में ने केवल 2 विषयों में से विशेष सम्मान प्राप्त किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए राइट आंसर तो बड़ी दूर की बात है, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको क्या होगा। तो भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया और गणित हो गया। तो बताना है कि 2 विषयों में विशेष सम्मान पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अच्छा, 2 विषयों में कौन कौन से हो सकते हैं सर, 12 हो गया हमारा, 15 हो गया, और दोनों विषयों में 13 हो गया। तो कितना हो गया टोटल, 15 और 20 27, 27 38 40, कितना हो गया 40। तो भाई ये टोटल तो आ गया 40, जितने मतलब ओवरऑल मतलब कि 40% ऐसे दोनों विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हमसे परसेंटाइल पूछ रहा है। अच्छा, टोटल कितने थे हमारे पास सर, टोटल 500 थे। 500 में डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया 8। तो क्या आ गया 8% सर ऐसे विद्यार्थी जिनको दोनों ही विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। यदि कूलर, देखो मैं फालतू की बातें नहीं बोलता हूँ इसलिए मेरा सेशन बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। तो देखो हम लोग यहाँ, मैं यहाँ पे क्या आया हूँ आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने। आपको यहाँ आना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, चीज़ों को जानना है और प्रैक्टिस करना है। यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है, रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो बताइए आदमी क्या खाएगा। देखो बेटा क्या खाएगा, भोजन खाएगा, तो भोजन को क्या कहा जा रहा है, गुलाब कहा जा रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। तो 33 का क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 समान है, एक असंगत है। बांसुरी, माउथ ऑर्गन, सेस्मोफोन और वायलिन। भैया बताओ इसमें क्या सा कौन सा अलग लग रहा है। देखो ए भी मुंह से बजाया देता हूँ, ए भी मुंह से, सेस्मोफोन भी मुंह से, वायलिन नहीं मुंह से बजाया जाता है। तो ये डी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विकल्प में देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन 35 में निम्नलिखित में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला को पदचिह्न करती है। ठीक है, देखते हैं क्या पदचिह्न कर रही है भाई। पहले बात करते हैं 69। ओके, 69 में घटाओगे कितना आ जाएगा, पहले चेक करते हैं। 69 4 यहाँ से आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। फिर 55 में 56 का ट्राई करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 में 6 गया 9 आ जाएगा, 4 में 2 गया 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ बन नहीं रहा, फिर 13 में कर दो तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ सिस्टम बन नहीं रहा इस तरह। तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा देखते हैं। सर 69 की बात करें तो 69 कैसे बना होगा, ज़रा दिमाग में लगाओ। 69 कैसे, जैसे 9 6 क्या होता है, 9 6 63। ठीक है सर, एक सिस्टम बन रहा है 9 इंटू 6, 63 में 63 होता है, हाँ सॉरी 54 में 1 जाएगा तो 55 हो जाएगा। तो चलो ये तो बन रहा है। 9 और 6 जो है उनका मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करिए। अब देखो 5 और 5 है तो 5 का 1 करो प्लस 1 तो 26 आ रहा है। मतलब जो ये कॉमन आपको डिजिट दिए उन्हीं का मल्टीप्लाई करके ऐड करना कुल मिलाकर। ठीक है, आ रहा है समझ में। इस पैटर्न को फॉलो करिए। देखो 6 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे 54 आएगा, ना छक्का चौवन 1 55। ठीक है, 5 पंजा 25 1 26, 6 और 2 बचा 6 दूनी 12 1 13। तो 3 1 कम 3, तो 1 गुणे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3 1 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अरे भैया चलो देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में हम जनरली ये ढूंढते हैं कि ज़्यादातर ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है। जैसे बी सी डी ए, क्या मिल रहा है आपको, बी सी डी ए।
तो हमें बस चेक करना है कि ए के बाद क्या आ रहा है। तो ए के बाद यहाँ पे देखा जा रहा है, तो देखो ए बी सी डी ए और सी सी डी फिर बी सी डी ए, तो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले टोटल काउंट कर लिया करो कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इट मीन्स सर 20 है, तो 5 5 का पेयरिंग बनाना है आपको। क्या बनाना है? 5 5 का। देखो जैसे सपोज डैट अब यहाँ पे देखो दो दो बार सी आया है, 2 बार सी आ रहा है, कहीं ना कहीं 2 2 टाइम्स से सिस्टम बन रहा है। तो अगर मैं ए के साथ ए जोड़ूँ, देखो पहले बार सब में ए है, देखो इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए, और देखो लास्ट में सब में डी डी है। तो भैया पहले तो ये भर लियो, कहेगी ये तुम्हें हिंट दे दिया, आपको हिंट दे दिया कि भैया पहले वाले में ए है सब में और डी है लास्ट में। तो बताओ यहाँ से क्या बनना है? देखो बी सी डी डी, बी सी डी डी, फिर सी सी है, तो कहीं यहाँ पे बी बी होगा, यहाँ ए है, तो देखो ए बन गया, ए बी सी, ए बी सी डी, समझना, ए बी सी डी, और फिर ए के बाद क्या आएगा? फिर ए के बाद बी, तो बी बी सी डी ए, बी बी सी डी ए। अब इसके बाद क्या आएगा? बी हो गया, बी के बाद फिर क्या आएगा? ए के बाद क्या आता है? फिर बी सी सी डी, और डी के बाद फिर क्या आता है? ए बी सी डी डी। मतलब पहले ए हुआ, डी तक गया, फिर ए के बाद बी बी हुआ, फिर डी तक गया, फिर इसके बाद ए बी सी सी हुआ, फिर डी तक गया, फिर उसके बाद ए बी सी डी, फिर डी गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है? देखो इसके अकॉर्डिंग जो आपका मैच कर रहा है सर, पहले में ए था, दूसरे में क्या था आपका? याद करो याद करो याद करो याद करो, दूसरे में क्या बन रहा था? डी डी डी, ठीक है, ए बी सी डी, डी के बाद ए के बाद यहाँ बी बी बना, फिर सर यहाँ पे क्या बन रहा था? यहाँ पे बन रहा था आपका ए के बाद बी सी सी बन रहा था, और यहाँ पे ए बन रहा था, ए के बाद यहाँ डी डी बन रहा था। तो क्या हुआ? ए डी बी बी ए डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए डी बी बी ए डी। राइट आंसर क्या हो गया? ये। तो आपको ना थोड़ा दिमाग भी लगाना, आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो ये 30 सेकंड में आराम से सॉल्व हो जाएगा जब आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। रजनी मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, तो भैया पहले बना दो। ये क्या हो गया? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। कह रहा मुख किस ओर है? उत्तर पश्चिम। भैया उत्तर पश्चिम क्या होगा सर? ये इस साइड उसका फेस है, ओके। फिर क्या कह रहा है? वह 5 मीटर चली और बाएं मुड़ गई। मतलब उत्तर पश्चिम की ओर था, वो 5 मीटर चली, तो 5 मीटर कहाँ चली? उत्तर पश्चिम को, तो 5 मीटर हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कहाँ मुड़ गई? दाएं की बाएं, बाएं मुड़ गई, तो बाएं मुड़ा दिया। बाएं मुड़ने के बाद वो 3 किलोमीटर चली। चलो ठीक है भैया, हम यहाँ 3 किलोमीटर चला दिए। अभी मतलब देखो मैं थोड़ा एक सेकंड में थोड़ा और बड़ा डायग्राम कर जगह में ज़्यादा कर देता हूँ ताकि समझा सकूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अब समझाऊंगा तो क्वेश्चन कहाँ जाएगा, तो क्वेश्चन भी तो जरूरी। चलो फिर से अब देखो, ये हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सर पूरब पश्चिम में पहले 5 किलोमीटर चली, ठीक है चली। फिर बाएं मुड़ के कितना चली? 3 किलोमीटर, ठीक है चली। उसके बाद वो दाएं मुड़ी। अब देखो दाएं क्या हो गया इसका सर? ये बाएं हो गए या दाएं हो गए? तो दाएं मुड़ के कितना चल रही है? 8 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पे ऐसे 8 किलोमीटर बना दी, ये 8 मीटर चली। चलने के बाद कह रहा है रुक गई। अब उसका मुख किस दिशा में? तो बताओ भैया मुख अब भी किस दिशा में है? तो अब भी देखो तो उत्तर पश्चिम की दिशा में था। देखो यहाँ पे भी उत्तर पश्चिम है और यहाँ पे भी, तो आपको उत्तर पश्चिम में कौन सा कुछ बदल गया है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। 38 में कह रहा है 2 गणितीय संकारकों का स्थान आपस में बदलते हुए नीचे दिए गए गलत समीकरण को संतुलित करना। मतलब संतुलित करना है, दो आपको ऑब्जेक्ट मतलब 2 साइन को चेंज करके। देखो कैसे कर सकते हैं। 0 लाना है। 0 कब आएगा सर? जब 104 में मोस्टली कुछ डिवाइड होगा तभी कुछ हो सकता है इसमें 0 वाला फंडा। तो देखो पहले भाग और मल्टीप्लाई का चुन करना। अगर यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मल्टीप्लाई की जगह कहाँ पे? मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देता हूँ। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, और प्लस का 104 है, और यहाँ पे देखो माइनस का 16 है। तो 120 माइनस का 116 जाएगा, 104 आ जाएगा, प्लस का 104, ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। लो भैया पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर में बात करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक दर्पण है। अरे यार ये तो दर्पण वाला, चलो ये तो बड़ा आसान है। दर्पण ये लगा है, हमें ऊपर देखना, ऊपर चीज़ें कैसे बनेगी। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है। जैसे भाई ये ऐसे, तो ऐसे जाना ही है लाइन। तो पहले तो सर्च करो ऐसी लाइन वाली कौन सी, एक ए है एक बी है, ये दोनों तो चले जाएंगे तेल लेने। अब ए बी में चेक करना है सर, ये ऊपर था तो ये जब यहाँ बनेगा तो कैसा बनेगा सर? यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा ऐसे, और ये चीज़ है ऐसे बनेगी, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे ये चीज़ कैसे, तो ये देखो ये पहला ही पार्ट ही मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, काम खत्म। तो इस तरह एलिमिनेट करना भी जरूरी है। नीचे दिए गए पढ़े निर्णय लें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलो भाई, ABCD के बीच सबसे कम उम्र का कौन है, प्रश्न हुआ कथन। डी और बी से बड़ा है, ठीक है, डी और बी से ए बड़ा है, ठीक, बड़ा कर दिया। सी ए से बड़ा है, सी ए से बड़ा है। अब कह रहा है कि इन दोनों के अकॉर्डिंग ये बना कि सर सी ए से बड़ा है और बी और डी में से कोई एक बड़ा है, हमें पता नहीं कौन। कह रहा है पे दोनों आंसर पर्याप्त हैं, मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे कम उम्र का कौन सा। अब यार सबसे कम उम्र का बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। दोनों कथन पर्याप्त है, केवल 2 कथन पर्याप्त है, दोनों कथन एक साथ पर्याप्त है, केवल एक कथन पर्याप्त है। तो बताओ इसमें कोई सोल्यूशन बन पा रहा है? ठीक है, तो इसकी जानकारी एक प्रकार से क्या है आपकी, अधूरी है। तो दोनों ही कथन अपर्याप्त हैं, ठीक है। अगर ये कहता सबसे ज्यादा, सबसे कम की जगह क्या कर देता सबसे ज्यादा, तो हमारा दोनों कथन पर्याप्त होते और सी हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस इसका आंसर ए है। छात्रों की कक्षा में राजेश शीर्ष से 15th और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है और ज्ञान के बीच राजेश और ज्ञान के बीच ठीक 10 छात्र बैठे हुए हैं। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, समझते हैं। तो टोटल सबसे पहले बात करें। अच्छा देखो, पहले एक लाइन बनाते हैं। सर ये शीर्ष है, टॉप है, मैं कह रहा हूँ ये टॉप है और ये आपका बॉटम है। चलो सर मान लिया आपने। अब देखो राजेश स्टार्टिंग से कितने में 15 नंबर पे बैठा है। फिर ज्ञान पीछे से कितने बचा, अच्छा ज्ञान का प्रकाश अभी पीछे से कितना बचा है 25 नंबर में। सर 25 हो गया। अब कह रहा है कि सर जो प्रकाश है वो ज्ञान से क्या है 10 स्थान आगे, तो 10 आगे कर दो तो ये 35 हो गया। तो अब ये 35 में बैठा है। राजेश और ज्ञान के बीच में ये राजेश हो गया और ये हमारा ज्ञान हो गया और ये हमारा प्रकाश हो गया। तो पूछ रहा है कि बताओ नीचे से राजेश किस स्थान पे बैठा होगा। तो राजेश कहाँ पे होगा, राजेश देखो कहाँ तक गए भाई, यहाँ तक 35 और 35 से 10 और ऐड कर दो और 1 नंबर जहाँ पे राजेश बैठा, क्योंकि बीच में 10 बैठे हैं, तो 35 + 10 जोड़ा कितना हो गया 45। और सर एक अंक जस्ट आगे, क्योंकि राजेश का नंबर बताना है, तो राजेश का नंबर टोटल कितने हो गए 46। तो 46 स्टूडेंट बैठे हैं, मतलब एक पंक्ति में आपको बताना है 46 स्टूडेंट बैठे हैं। अब देखो तो नीचे से राजेश का स्थान है 46, सॉरी कुल नहीं, राजेश किस स्थान पे बैठा है नीचे से 46वें स्थान पे। अब समझना ध्यान से। सर ऊपर से कितने में था 15 में, नीचे से कितने हैं 46 में, -1 कर दिया तो टोटल नंबर आ जाएंगे। बताओ 46 और 15 कितने हो गए, क्या 61 हो गए, क्या 46 और 15 61 हो गए, 61 में 1 चला जाएगा 60 हो जाएगा। मतलब टोटल स्टूडेंट आपके कितने हो गए 60 हो गए। कितने हो गए 60 हो गए, राइट आंसर 60। नेक्स्ट में चलते हैं। समीकरण को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित में से सही प्रश्न का उत्तर दें। दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के बीच में ठीक बीच में है। बी 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 ढूंढो, बी ये हो गया भाई, एक्स का ये। अब बी और एक्स के बीच में देखो कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 13 है तो 6 यहाँ से हटा दो, 3 3 6 3 3 6। तो बीच में क्या बन रहा है भैया, बीच में क्या बन रहा है @ क्या बन रहा है @ तो बीच में क्या आ रहा है @ आ रहा है। हो गया आंसर। नेक्स्ट पॉइंट में ABCDE के बीच में केवल केवल A B से लंबा है। तो A है जो B से लंबा है, ठीक है कर दिया, लेकिन C से छोटा है, लेकिन C से छोटा है। तो कौन छोटा है C से, ध्यान देना, C से कौन छोटा है A क्या है C से छोटा, तो ठीक है छोटा होगा कहीं, ठीक है। C E से लंबा है, C E से लंबा है, चलो E यहाँ पे बना देते हैं और C कह के, ऑलरेडी A तो छोटा ही है C से। ओके, C सबसे लंबा है, ठीक है, सबसे पीछे, सॉरी सबसे लंबा नहीं है, मतलब इसके भी पीछे कोई है अभी। यदि वो अपनी ऊंचाई के क्रम में खड़े होते हैं तो बताइए कौन सा बीच। अच्छा ये बताओ, सब हो गए, A हो गया, B हो गया, C हो गया, E हो गया, D बचा, तो D इधर हो गया। तो बताओ बीच में कौन सा खड़ा है, तो बीच में E खड़ा, तो E आंसर क्या हो जाएगा आपका, E आंसर हो जाएगा, बीचों बीच। आए बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं मजे से, बिल्कुल फील करके। देखो पढ़ाई में ना हम लोग बर्डन लेंगे तो पढ़ाई में कभी मजा नहीं आ सकती, ठीक है।
मैं जान सकता हूँ कि आप लोग अब जब ये टेस्ट पेपर देते हैं तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर अपने आंसर बताया करिए कि सर जब हमने आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया तो हमारे इतने सही हो रहे हैं, इतने करेक्ट हो रहे हैं और इतने हमारे रॉन्ग हुए सर ना। जब आप लोग ना अपने कमेंट भेजोगे ना, उससे मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती कि नहीं भाई आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, चलिए दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिसके नीचे दिए गए शब्दों में सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया। अच्छा देखो भाई, क्या हो सकता है? आकाशगंगा, ब्रह्मांड, पृथ्वी, मानव। क्या बनेगा भाई? पहले आकाशगंगा होती है कि पहले ब्रह्मांड होता है? चलो यहाँ पे तुम्हारा दिमाग लगेगा। तो ब्रह्मांड यूनिवर्स हो गया, उसके अंदर कई सारी आकाशगंगा है। मिल्की वे तुम लोगों ने पढ़ा ना, यूनिवर्स के अंदर कई सारी मिल्की वे, मिल्की वे के अंदर कई सारे ग्रह और ग्रह के अंदर मानव। तो क्या होना है भैया? 1324। देखो भाई 1324 है, 1324 पहले वाले में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। यदि आज मंगलवार है तो आज से 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो भाई 64 है, 7 से डिवाइड कर लो, 7 9 जस, एक मिनट, 64 है, 7 9 जा 63 होता है। तो 1 एक रिमाइंडर बचा तो एक दिन और जुड़ जाएगा, तो एक दिन मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का बी पार्ट बुधवार। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। तो ये रहा हमारा मैथ वाला सेशन। अब चलिए भाग 3 में आते हैं जिसमें समान जानकारी है, मतलब जीएस है पूरा। इसको देखते हैं अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भाई बिरजू महाराज कत्थक से हैं, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, बिल्कुल सही है। जाकिर हुसैन हारमोनियम नहीं भैया, ये तो तबला बजाते हैं, आपको भी अच्छे से पता है, तो आपका यही आंसर गलत होगा। अहमद अली खान सरोद बजाते हैं। तो भाई अब देखो यहाँ पे ना आपको दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि हमें गलत वाला नहीं ढूंढना, हमें सही वाले भी याद रखने। जैसे बिरजू महाराज क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? कत्थक के लिए, लखनऊ वाले घराने से। बिस्मिल्लाह खां घराना तो मैं बाद में बताऊंगा। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए हो गए, वाराणसी वगैरह से। उसके बाद जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, तबला हो गया। उसके बाद अजमत अली खान सरोद वादक है। तो इस तरह आपको चीज़ों को याद रखना, क्योंकि देखो जीएस है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, चाहे जितना पढ़ लो। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 की धारा 37A के संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है? तो देखो अब इस पॉइंट को याद कैसे करेंगे भाई? आपसे पूछ रहा किस उच्च न्यायालय में मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 धारा 37 के संवैधानिक। तो भाई आपको बस रट्टा मार लेना है कि सर ये बात कर रहा है कर्नाटक उच्च न्यायालय की। कहाँ बात कर रहा है? कर्नाटक उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों में निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो आपको बताना है बेटा इसमें से कौन से ऑप्शन सही है। तो कहीं ना कहीं हमारी गुणवत्ता के बारे में बताता था। देखो भूमि की जिस प्रकार की गुणवत्ता होती थी उसी अनुसार इनसे कर लिया जाता था, और कारखानों में निजी स्वामी एक औद्योगिक कर भी लेते थे। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शन स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर सी पार्ट सही हो जाएगा। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान के प्रशासक नियुक्त किया गया था, जो को किस भारतीय राजा ने हटाया था? आपको बताना है कि किस भारतीय राजा ने हटाया था। तो ये आपके चंद्रगुप्त थे। क्या थे आपके? चंद्रगुप्त ने इन्हें हटाया था। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल, मैं आपको बताऊंगा यूपी के जो 2011 किए मैक्सिमम सिटी, मिनिमम सिटी, डेंसिटी, घनत्व मैक्सिमम, घनत्व मिनिमम, घनत्व, लिंगानुपात मैक्सिमम, लिंगानुपात मिनिमम, मैक्सिमम लिंगानुपात घनत्व, मिनिमम लिंगानुपात घनत्व, सबसे ज़्यादा शिक्षित जनसंख्या, सबसे ज़्यादा कम शिक्षित जनसंख्या, सबसे ज़्यादा शिक्षित महिला जनसंख्या, सबसे ज़्यादा शिक्षित पुरुष जनसंख्या, सबसे ज़्यादा शिक्षित पुरुष जनसंख्या, सबसे कम शिक्षित महिला जनसंख्या। इससे रिलेटेड और हमारी पूरी के पूरी यूपी का कितना लिंगानुपात है। ठीक है, कहाँ का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? 1014 है। तो इस तरह करके आपको सभी पॉइंट याद करने। यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है आपसे क्या कह रहा है कि सर 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9.5% था। कितना था? 9.5% था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? तो बताओ भाई, ये सब कोई जानता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई को पहले किस नाम से जाना जाता था? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस एक मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय को। किसको माना जाता है आपको? उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट पॉइंट है जेरी स्केपिंग किससे संबंधित संकल्पना है? जेरी स्केपिंग किससे संबंधित इसका संकल्पना है? तो ये है बेटा जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण से रिलेटेड है जेरी स्केपिंग। निम्नलिखित प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? भैया ये फैक्ट पॉइंट वाले हैं, इन्हें याद रखना कि सर ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर में। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर। देखो बेटा याद दी से दिव्यांग, दी से दिसंबर, इतना तो याद हो गया। ठीक है, दिव्यांग में कितने वर्ड है? 3 है। दिव्यांग 3 से बन के बना, तो दिव्यांग 3 से 3 दिसंबर। दा से दिव्यांग, दा से दिसंबर, दिव्यांग में 3 वर्ड हैं, 3 से 3 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। अब नहीं भूलेगा आपको। भारत और किस देश के आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त की गई है? तो ये किस में की गई है? तो ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक, आर्थिक सहयोग के लिए। निम्नलिखित संगठन में ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो जो आपका ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड है 2023 ये प्रदान किया गया है RINL, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन के संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो किसे सौंपा जा सकता है? ये भारत के राष्ट्रपति हैं, उन्हें सौंपा जा सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी आपको 8 अप्रैल 2015 में। कब की गई थी? 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है। उसका नेक्स्ट में, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ता है? देखो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य पे क्या असर पड़ता है ये आपको बताना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आवृत्ति जो होती है बेटा, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, तो अगर आवृत्ति बढ़ती तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? घटेगी। और अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है आवृत्ति बढ़ रही, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। ये कब इंक्रीज होगा? जब ये डिक्रीज होगा, इसका मतलब तरंग दैर्घ्य हमारी घट जाती है। तो तरंग दैर्घ्य यहाँ पे क्या होगी? घट जाएगी। याद रखना आवृत्ति तरंग दैर्घ्य के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में रखा जाता है? विदेशी मुद्रा किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपको याद होना चाहिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अंदर इसे रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसको का नेतृत्व किसने किया था? यह भी बिहार में भी क्वेश्चन आया था। तो स्वामी विद्यानंद ने। किसने? स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। निम्नलिखित में से निम्न यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। बताओ भाई, किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं? देखो इसमें बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, जो इस तरह के क्वेश्चन जनरली सुने नहीं जाते, ठीक है। तो इसे पैंटोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिससे मानचित्र के एरिया को हम बढ़ाया घटा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैंटोग्राफ। ओके, दिस क्लियर? सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 62 नंबर। नाउ 63, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 वर्षीय बचत योजना के तहत कितने प्रतिशत की वार्षिक ब्याज अप्रैल 2023 में निर्धारित की गई है? तो भैया बस याद रखना है, बचत योजना की बात करें, वार्षिक ब्याज कितनी है 2023 की निर्धारित की गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 8.2%। क्या है? जो नया अभी बजट आया उसके अनुसार 8.2%। क्या है? 8.2%। चलिए 64 नंबर पे आ जाते हैं। 64 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ पे स्थित है? भैया तो ये तो बच्चा जानता है, कहाँ पे है? नहीं जानते तो जान लो, चमोली उत्तराखंड। तो सर्वाधिक ऊंचाई में कौन सा है? चमोली उत्तराखंड है। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर प्रोजेक्ट से जुड़ी है? फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर प्रोजेक्ट से जुड़ी है। तो ये आपकी जो सर्कुलर प्रोवाइडर प्रोजेक्ट है, इससे आपका जो जुड़ा हुआ भाग है वो है आपका CERN। क्या है? CERN अंतरिक्ष एजेंसी है, उससे जुड़े हुआ है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं कंप्यूटर वाले में। कंप्यूटर वाले में देख लेते हैं क्या है। 66, वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? पूछ रहा है कि वॉकी टॉकी किस एक संचार चैनल का उदाहरण है? तो ये हार्ड डुप्लेक्स का उदाहरण। क्या है? हार्ड डुप्लेक्स का। 66 हो गए। 67 देखते हैं। CPU का वह भाग जिसे सर्किट लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने और निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है और इसके किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है CPU। किससे जानते हैं? CPU का मतलब कंट्रोल यूनिट।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने के पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबा के गलती को मिटाया जाता है? तो बैक स्पेस, सभी लोग जानते हैं। सीपीयू के संबंध में उपकरणों जो जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर किससे एक्सेस कर सकते हैं? उसे बोलते हैं पेरिफेरल्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। पेरिफेरल्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? संबद्ध उपकरण जिससे कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं कहलाता है पेरिफेरल। निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? मतलब आपको बताना है कि कौन सी वायरलेस संचार गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता। यह संकेत क्षीरण से नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, MS वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए Ctrl+C और Ctrl+V, देखो भाई Ctrl+C Ctrl+V कहाँ है? ये है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाए। Ctrl+Z अंडू करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा MS वर्ड। MS वर्ड आपका क्या है? कंप्यूटर का डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं, क्योंकि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, 70, निम्नलिखित में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटल कृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए बेटा फैक्स मशीन, दैट इज कॉल्ड द फैक्स मशीन, जिससे हम ये सब चीजें कर सकते हैं। हैकर से क्या तात्पर्य है? भाई हैकर से क्या तात्पर्य है? वह व्यक्ति जो डेटा को अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है, एक मतलब इलीगल तौर से। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में, ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है? तो भारत नेट किसकी पेशकश करता है? तो ये बी पार्ट है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की। किसकी करता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी की। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ क्या है? OCR का फुल फॉर्म पूछ रहा है, कुल मिला के आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रकाशिक लक्षण अभियान। प्रकाशिक लक्षण अभियान, ऑप्टिकल जो भी है इसका प्रशासनिक लक्षण अभियान, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल इंग्लिश में। बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं, तो बाइनरी को बेस 2 संख्या प्रणाली भी कहते हैं, तो आपको याद रखना। ऑक्टल संख्या प्रणाली और डेका है, तो ऑक्टल और बेस 2 को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी रक्षा प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कंप्यूटर शब्दावली में PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? भैया PDF बहुत बार पढ़े हो ना, प्रिंटेबल, ये एक बार और आ चुका, मैं आपको बता चुका हूँ। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसे याद रखना। देखो मैं आपको बता देता हूँ किसके किसके आपको याद रखने। देखो OMR का याद रखो, OCF का याद रखो, PDF का याद रखो, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, MICR इसको याद रखो, PIN पिन को याद रखो, ATM मशीन में ATM का याद रखो। इन सब का फुल फॉर्म याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मैंने बता दिया, आप लोग इसको देखो। ऑफिस के कामों के प्रयोग लाने जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम का आकार आमतौर में कितना होता है, या परास क्या होता है, या रेंज क्या होती है जनरली? तो इसकी जो रेंज होती है बेटा, ये 4 GB से लेकर 16 GB तक की हमारी रैम उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? आपको बताना है कि डिवाइस कौन सा नहीं। CD-ROM, रैम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। तो बताओ भाई, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा रैम। रोम CD होती है, ब्लॉक डिवाइस होती है, फ्लॉप डिस्क भी होती है, हार्ड डिस्क भी होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर का पार्ट। चलिए अब लास्ट पार्ट में आते हैं, उत्तर प्रदेश के जानकारी के बारे में। तो वर्ष 2023 में बर्जर ग्रुप एशिया, क्या है? बर्जर ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगने जा रही है? तो ये लगने जा रही है बेटा आपके हरदोई जिले में। कहाँ पे लगने जा रही है? हरदोई जिले में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है। कोयले के भंडार सिंगरौली जिले, कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? सिंगरौली में। समान रूप से उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय में गर्मी, ठंडी, जाड़ा, बरसात सब होता है। अवध में सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राजा टिकैत राय नवाब असाउद्दौला के अर्थमंत्री थे। क्या ये पॉइंट सही है? पता नहीं। अवध के नवाबों के राज्य में समानता कतिपय हिंदू जातियों में लोगों में उच्च स्थान था। भैया ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका आंसर डी पार्ट हो गया।
ये पढ़ना है, हिस्ट्री है बेटा आपके लिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 85 और इसका राइट आंसर है कानपुर नगर। कहाँ पे बनाया जाएगा? कानपुर नगर में। नेक्स्ट पॉइंट में वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर, भैया ये अभी कोई बिहार का एग्जाम था जिसमें ये नंबर ही पूछ लिया था कि क्या नंबर होता है। मैं सच बता रहा हूँ, सच BRE 2.0 में ही पूछा है कि 3.0 जो पेपर अभी रात हो गया उसमें पूछा था कि बताओ पावर लाइन का नंबर क्या होता है? 1090। तो आपसे पूछ रहा है 1090 प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 86। तो ये आपका प्रारंभ हुआ था 15/11/2012 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2012 को हुआ था। आप इस नंबर को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कन्हैया लाल मड़का लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो बताओ ये भैया कन्हैया लाल मड़का लाल केंद्रीय संस्थान स्थित है आपका आगरा में। कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। चलिए अभी बस 4 5 10 12 क्वेश्चन ही बचे, हो जाएंगे। कनक भवन कहाँ पे भाई? चलो भाई इसको देखते हैं क्या है। 88 कनक भवन है बेटा आपका अयोध्या में। कहाँ पे है? अयोध्या में। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में। अब देखो बी का तीसरा, अगर तुम शॉर्ट में भी देखो बी का तीसरा एक में बस लो, हो गया आंसर, सही हो गया। सी का दूसरा होगा सर कालिंजर, दूसरा बांदा में ही पड़ता है खजुरा, ठीक है। और देवा शरीफ आपका बाराबंकी में। तो आराम से इसको सॉल्व, इसमें ना तो आपको एक भी मिल जाए तो काम बन जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रों का लगभग कितने प्रतिशत वनों भाग और वृक्षों से घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश का? बताना है आपको। तो ये 7%। कितना है? 7%। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य धोबिया, राई, सायरा, इनमें से क्या है? तो ये आपका डी पार्ट है। लोक नृत्य की बात कर रहा है, राष्ट्रीय संगीत तो कथक होता है, ठीक है। राई भी है, धोबिया है, सायरा भी है। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ कब हुआ था? किसने किया? तो चित्रकला की बात की तो जहांगीर सबसे ज़्यादा, मेरे अकॉर्डिंग, नहीं जहांगीर कह रहा हूँ, हुमायूं। तो शुरुआत हुमायूं ने किया था, मगर स्वर्णकाल किसमें में? शाहजहां या जहांगीर, किसी आपको ये बताना है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे चित्रकला तो चलो हुमायूं ने स्टार्ट किया था, मगर मुझे ये बताइए चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल किस उस मुगल शासक में माना जाता है? आपको इसमें बताना है। इन्हीं में से कोई एक आंसर है। और ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए बेटा, कमेंट बॉक्स में देंगे, इससे आप ही को लर्न होगा चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के में किसान बही योजना के प्रारंभ कब हुआ था? किसान बही योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी आपके 1992 में। कब की गई थी? 1992 में। देखो बही 92 बही योजना 92। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सरकारी समिति की स्थापना कब की गई थी? दुग्ध सरकारी समिति की स्थापना हुई थी कहाँ पे हुई थी ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? किसका सबसे बड़ा उत्पादक? जैसे गेहूं, आलू, गन्ने का है, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फूलों का उत्पादन नहीं है। भारत में कृषि योग्य भूमि का लगभग कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश में भारत के कितने प्रतिशत भूमि में कृषि होती है? तो ये होती है भैया 15%। भारत की कुल भूमि का 15% भाग में क्या होती है? कृषि होती है। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी? तो ये थी आपकी 16.16%, मतलब 16 आप 2% भी लिख सकते हो इसके, इस तरह भी याद है 16.6%। नेक्स्ट में आ जाते हैं 97। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर और कैमूर, जो आपके बिहार साइड भी चली जाती है, किन जिलों में स्थित है? तो 97 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? मिर्जापुर और सोनभद्र, जो कि सोनभद्र 4 राज्यों से मिलकर बनता है, ठीक है, से घिरा हुआ, सॉरी। समान रूप से प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मैंने आपको बताया था उष्णकटिबंधीय है, आपको बताया भी था मैंने। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय फिर से पूछ लिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो 99 का आपको पता है सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन आपके सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई? चलो देखते हैं। हारमोनियम राम श्रीवास्तव। तो भाई यही आपका सही सुमेलित नहीं। ब्रज रास नृत्य से रिलेटेड है, मिर्जापुर बिरहा से रिलेटेड है, गायकी मुबारक अली खान से के, मगर हारमोनियम आपका श्री राम निवास से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसमें बताएंगे कि श्री राम श्रीवास्तव किस चीज़ से रिलेटेड है, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है,
ठीक है, ये 3-4 जो मैंने क्वेश्चन आपसे पुटअप किए हैं, अगर आप इसका आंसर देते हैं तो गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल ईमानदारी से सिंसियर होकर तैयारी कर रहे हैं। और मैं ऐसे ही स्टूडेंट चाहता हूँ, ऐसे ही दोस्त यार चाहता हूँ जो ऐसे सिंसियर तैयारी कर रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उन्हें 100+ प्रैक्टिस सेट अपने चैनल में करा दूंगा विदिन 2 मंथ, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चाहे मुझे एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट देना हो, बस आप लोग खूब तैयारी करो और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बहुत सारे आपके मित्रजन को आपको इससे इस चैनल से फ़ायदा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।